हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अनदर पार्ट ऑफ हिस्ट्री। यहाँ आप देख सकते हैं ये टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं आज, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या रिजल्ट निकला और उसे क्या क्या चेंजेज आए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक्चुअली में जो स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुआ था। डेट आप याद रखिएगा, ईयर कम से कम याद रखना है। और 1799 तक ये वॉर चला था, ऑलमोस्ट 10 साल तक ये वॉर चला था। तो इसमें जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो देखिए बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई? इन फ्रांस में। तो देखिए, द फर्स्ट क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म केम विथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। सबसे पहले जो नेशनलिज्म की आइडिया है और जो विचार है, ये सबसे पहले कहाँ से देखने को मिला? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मिला देखने को, जो कि हुआ था 1789 में। वहीं पर लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई। उसके बाद है बिफोर द रिवॉल्यूशन, जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था उससे पहले की बात कर रहा है। फ्रांस वाज रूल्ड बाय, फ्रांस में किसका शासन था? रूल्ड बाय एन एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब है कंप्लीट मोनार्क था। वहाँ पे मोनार्क सिस्टम था, वो जो किंग और क्वीन का सिस्टम था वो कंप्लीटली किंग और क्वीन का सिस्टम था, पूर्ण तरह से एब्सोल्यूट मोनार्क था। बहुत ज़्यादा हाईली मोनार्क था, वहाँ पर डेमोक्रेसी का नामो निशान तक नहीं था। उसके बाद है आफ्टर द रिवॉल्यूशन। जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या परिवर्तन आया, क्या चेंजेज आए? आफ्टर द रिवॉल्यूशन, ड्यू टू पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की वजह से, पॉलिटिकल चेंजेस का मतलब हुआ कुछ राइट्स लोगों को दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ? पावर पावर को आपको को सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी आपको बोला जाता है। पावर सॉवरेनिटी was transferred from the monarchy to the French people। मोनार्की सिस्टम से फ्रेंच लोगों के हाथ में सारा का सारा पावर ट्रांसफर हो गया। कब? रिवॉल्यूशन के बाद। जब रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद जो पावर मोनार्क के पास था, किंग के पास था, वो सारा पावर किसके पास चला गया? लोगों के पास चला गया, क्योंकि मोनार्क सिस्टम खत्म हो गया। और ये पॉलिटिकल चेंजेज और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज आया बिकॉज कुछ लोगों को पावर दे दिया गया, लोगों को अधिकार दिया गया, राइट्स दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, तो लोगों को अधिकार मिल गया। उसके बाद है द रिवॉल्यूशनरीज। जो रिवॉल्यूशनरीज लोग थे, जो इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे थे, फ्रेंच के लोग, declared that the French people would constitute the nation and shape its destiny। जो लोग को ये जीत हासिल हुई, फाइनली जो मोनार्क सिस्टम खत्म हो गया, तो उसके बाद जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, जो लोग ये इस मूवमेंट को चला रहे थे, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दिया कि अब जो है हम अपना क्या बनाएंगे? खुद का अपना देश बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, हम खुद का अपना देश बनाएंगे, एंड शेप इट्स डेस्टिनी, और हम ही इसका भाग्य लिखेंगे। मतलब हम ही आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ये देश कैसा होगा, वी विल टेक ऑल द डिसीजंस। तो लोगों ने अपना खुद का देश बनाने का निर्णय ले लिया। तो फाइनली ये जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो रिजल्ट था वो था, यहाँ बताया गया है। अब ये बताया है कि लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई, उसके लिए जो रिवॉल्यूशनरी लोग थे उन्होंने क्या किया, ये एक तरह से इन्हें शॉर्ट में आपको बता दिया गया। अब आपको आगे ये उसी को डिस्क्राइब कर रहा है कि लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग आया वो कैसे आया, क्या किया रिवॉल्यूशनरीज लोगों ने। तो जो ये मूवमेंट चला रहे थे वो थे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, took many steps to unite people and create national unity। लोगों को चूंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाना था तो इसलिए लोगों को यूनाइट करने की ज़रूरत था। तो यूनाइट कैसे होंगे वो लोग? जब रिवॉल्यूशनरी लोग कुछ इनिशिएटिव लिए, अच्छे इनिशिएटिव जिससे लोग यूनाइट हो गए, तो वो कौन कौन से इनिशिएटिव थे, उन्होंने क्या काम किया लोगों को यूनाइट करने के लिए, एक साथ लाने के लिए? तो यहाँ पर देखिए, पहला उन्होंने क्या किया कि न्यू सिम्बॉल्स एंड द आइडियाज़ करें, नए नए जो सिम्बॉल्स थे, आइडिया को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखिए। द आइडिया ऑफ लापत्री। द आइडिया ऑफ लापत्री एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस का वर्ड है। इसका हिंदी में मतलब, इंग्लिश में मतलब होता है फादरलैंड। करें कि उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कि लापत्री एंड ले सिटोयन
भी वर्ड है फ्रेंच का, इसका मतलब होता है द सिटीजन। वाज इंट्रोड्यूस मतलब ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया लोगों को यूनाइट करने के लिए। मतलब ला पत्री का मतलब हो गया कि दिस इज द लैंड ऑफ आवर फादर, दिस लैंड बिलोंग्स टू अस। लोगों को ये विश्वास दिलाया गया फ्रेंच के लोगों को कि ये जो लैंड है हमारा है, ये देश हमारा है। ले सिटीजन का मतलब है हम लोग इसके सिटीजन हैं, तो लोगों को ये विश्वास दिलाया गया टू फ्रेंच पीपल, फ्रेंच लोगों को, सो दैट ताकि इससे क्या होगा, सो दैट दे कैन बी यूनाइटेड, ताकि वो लोग साथ साथ में यूनाइट हो जाए, एक साथ आ जाए, एंड इंजॉय इक्वल राइट्स। और सिटीजन है, अगर यहाँ के सिटीजन है तो सिटीजन है तो उनको इक्वल राइट्स भी मिलना चाहिए, तो ये भी उनको मिले, ये सभी को इक्वल राइट्स मिले अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बने और सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको सारे अधिकार मिले। इसका मतलब है कि लोगों को यूनाइट करने के लिए उन्होंने इस तरह के आइडिया को प्रपोज किया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन आने से पहले की बात कर रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाने के लिए लोगों को रेडी कर रहा है। यही जो चीज़ है लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट करेगा। उसके बाद उन्होंने क्या है, अ न्यू फ्लैग, एक नया फ्लैग जो ट्राई कलर है वॉज चूजन। चूँकि एक नया मूवमेंट लाना था तो एक नया फ्लैग की भी जरूरत था, तो उन लोगों ने एक नया फ्लैग लाया। वॉज चूजन टू रिप्लेस ओल्ड रॉयल फ्लैग। जो किंग का फ्लैग था ना उसको हटा करके एक नया फ्लैग जो है वो लोग लाया, अपना बनाया खुद का। ए न्यू फ्लैग वॉज चूजन, तो फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। उसके आगे उसके बाद देखिए कुछ और काम उन लोगों ने किया। न्यू हाइम्स, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। न्यू हाइम्स का मतलब है कुछ नए सॉन्ग्स लिखे गए, नए गीत लिखे गए। वर्क क्रिएटेड, वो लिखे गए। ऑथ्स टेकन, साथ में जो है प्रॉमिस किया गया कि भाई हम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, प्रॉमिस लिए सब लोग। एंड मार्टायर्स रिमेंबर्ड, और जो शहीद लोग हो गए थे उस मूवमेंट में उनको याद भी किया गया, ताकि लोग एक साथ यूनाइटेड फील करें, उनको लगे नहीं कि उनकी जीवन बर्बाद हो गया या फिर उनके मरने से कोई लोग फर्क नहीं पड़ा। उनको याद किया गया ताकि लोग एक यूनाइटेड फील करने लगे। ये सब इंट्रोड्यूस किया गया। साथ में पॉलिटिकल चेंज, पॉलिटिकल चेंज भी कुछ लाया गया। द स्टेट जनरल was इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। स्टेट जनरल का वहाँ पर जो है इलेक्शन होता था स्टेट जनरल का। तो इस इलेक्शन का मतलब हो गया वहाँ पर पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब इन्होंने जब ये लोग आ गया पावर में, रिवोल्यूशनरी लोग आ गया, जो मोनार्की सिस्टम ख़त्म कर दिया, तो अब वहाँ पर एक इलेक्शन हेल्ड किया गया जिसमें पार्टिसिपेट कौन लोग किया, एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन मतलब वो लोग जो कि एजुकेटेड लोग थे और बहुत ही अमीर लोग थे, रिच पीपल थे, वही लोग केवल उस वक्त वोट दे सकते थे। तो वो लोग उस पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में। एंड इट वाज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली, और जो स्टेट जनरल था ना उसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली रख दिया गया, ताकि जो लोग हैं वो नए कंट्री से खुद को आइडेंटिफाई कर सके। नया ये नेशन बना रहे थे वो लोग, तो न उस स्टेट जनरल का, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है ना, उसी का नाम समझिए, उसी का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया गया। स्टेट जनरल का बदल करके नेशनल असेंबली रख दिया गया। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was established, which means that all power would be controlled by only one central government। पहले तो एक सरकार हुआ करती थी, राजा हुआ करता था, किंग हुआ करता था, अब उसके जगह सेंट्रल गवर्नमेंट बना दिया गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे एरिया को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, उसको चलाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्या हुआ, द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड सेम यूनिफॉर्म, सेम का मतलब यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स, मतलब सभी लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेम रूल अप्लाई कर दिया, यूनिफॉर्म लॉज ला दिया, ताकि कोई भी सिटीजन अलग महसूस नहीं करे, चाहे कोई रिच है चाहे कोई पुअर है, रूल्स विल बी रूल्स फॉर एवरीवन। तो ये थे पॉलिटिकल चेंज लाया गया। पॉलिटिकल मतलब क्या, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब डिस्क्राइब किया गया। आगे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स।
एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब वहाँ पर जो है शासन कैसे चलेगी, चूँकि अब राजा और रानी का सिस्टम तो खत्म हो गया, मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया, तो वहाँ पर अब रूल कैसे होगा, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए। जैसे देखिए, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड द ड्यूज़ वर रिमूव्ड। पहले का जो सिस्टम था, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ का मतलब हो गया कि जो टैक्स लगता देना पड़ता था लोगों को, कस्टम ड्यूटीज़, जैसे एक बॉर्डर को पार करके दूसरे बॉर्डर में जाएँगे, तो वहाँ पर टैक्स देना पड़ता है। तो वैसे ही जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो टैक्स भरना पड़ता था, उसको ख़त्म कर दिया। ड्यूज़ वर रिमूव्ड, उसको ख़त्म कर दिया, उसको एबॉलिश कर दिया गया। क्योंकि न्यू जो लोग बने थे, वो अपने हिसाब से चलेंगे, जो अच्छा होगा वो उसी को चूज़ करेंगे। आगे है यूनिफ़ॉर्म वेट्स, उन्हें यूनिफ़ॉर्म वेट्स एंड मेजर्स वर एडॉप्टेड। पहले क्या होता था कि हर जगह अलग-अलग वेट होता था। कहीं पे 900 ग्राम का वेट है, कहीं 1 केजी मान लेता था, कहीं पर 950 ग्राम को 1 केजी मान लिया, कहीं पर 1000 को 1 केजी मान लिया, कहीं पर जो है 1100 ग्राम को 1 केजी मान लिया। तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम होता था ट्रेड करने में, बिज़नेस करने में। सो इसको कर दिया यूनिफ़ॉर्म, मतलब 1000 ग्राम का 1 केजी होगा, हर जगह मान लिया गया, सब स्टेट में। और मेजर्स लेंथ में भी वही किया गया, 100 मीटर्स को मान लिया, सॉरी 100, हाँ, 100 सेंटीमीटर को मान लिया कि मीटर है, 1 मीटर। तो इस तरह से इसको एडॉप्ट कर दिया, इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ ट्रेड में। यूनिफ़ॉर्म लॉज़ वर सेटअप, नए-नए लॉज़ बनाए गए जो कि यूनिफ़ॉर्म था, मतलब सबके लिए इक्वल था। सेटअप और एस्टैब्लिश्ड फॉर द होल कंट्री, पूरे कंट्री के लिए सेम रूल बनाए गए। उसके बाद एक रिफ़ॉर्म्स और लाया गया। ये सब रिफ़ॉर्म कौन ला रहा है? ये लाया फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज़ ने। जब मोनार्की सिस्टम को ख़त्म कर दिया, तो खुद का अपना नेशन जब बना रहे थे, तो ये सब नए-नए रिफ़ॉर्म्स सामने लाया। उसमें लैंग्वेज रिफ़ॉर्म्स भी लाया उन्होंने। कह रहा है कि रीजनल लैंग्वेज वर डिस्करेज्ड, क्योंकि पहले बहुत सारे रीजन में फ्रांस जो है बटा हुआ था, अलग-अलग रीजन में, तो उस रीजन्स में अलग-अलग लैंग्वेज ही बोले जाते थे, रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। तो उन सब लैंग्वेज को डिस्करेज कर दिया गया कि ये सब हमको ज़्यादा नहीं बोलना है, और उसके सेंटर में फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो पेरिस में जो है आपको बोला जाता था फ्रेंच। तो फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया ताकि सब लोग एक ही लैंग्वेज बोले और सब में यूनिटी का जो है फीलिंग आए, एकता का फीलिंग आए। तो यही तो फीलिंग है नेशनलिज्म की, तो यही कोशिश कर रहा है ये लोग उसके अंदर जागृत करने की, उसके अंदर पैदा करने की। रीजनल लैंग्वेजेस वर डिस्करेज, रीजनल लैंग्वेज को कम आंका गया, एंड फ्रेंच लैंग्वेज वाज प्रमोटेड, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया। देयरफॉर फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज, इसीलिए आगे चल करके फ्रेंच जो है कॉमन लैंग्वेज बन गया ऑफ द होल नेशन। इसीलिए फ्रेंच पूरे नेशन का, पूरे फ्रांस का लैंग्वेज बन गया, कॉमन लैंग्वेज। पूरे देश में लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलने लगे। अब इसके बाद है कि ये जो इतना सारा इम्प्रूवमेंट हुआ, वो कहाँ पे हुआ? ये सभी इम्प्रूवमेंट फ्रांस में हो रहा था, फ्रांस में सारे इम्प्रूवमेंट होते। जब ये फ्रांस में हो रहे थे, तो अगल-बगल के जो नेशंस थे, वहाँ भी ये न्यूज़ फैल गया कि अरे फ्रांस में जो मोनार्की सिस्टम था, वो ख़त्म कर दिया और लोग वहाँ पर अपना खुद का नेशन बना लिया। तो ये अगल-बगल की कंट्री में भी पता चल गया। तो ये न्यूज़ अगल-बगल की कंट्री में पता चल गया, तो यहाँ के जो लोग थे, अब जिन लोगों ने ये रिवॉल्यूशन लाया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और खुद को अपना एक नेशन स्टेट बना लिया, वो लोग इस आइडिया को दूसरे नेशन को भी देना चाहते थे, ताकि वहाँ भी नेशन स्टेट बन सके। तो अब ये पढ़ेंगे हम लोग कि ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, वो दूसरे देशों में, दूसरे कंट्री में कैसे ट्रांसफ़र हुआ। देखिए, कह रहे हैं कि आइडिया ऑफ स्प्रेडिंग रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब हो गया वही नेशनलिज्म की फीलिंग। रिवॉल्यूशन इन यूरोप, नेशनलिज्म मतलब नेशनलिज्म की भावना को हम कैसे स्प्रेड करेंगे दूसरे कंट्री में, इसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। कैसे गया, ये क्वेश्चन पूछेगा आपको कि हाउ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्रांस टू अनदर कंट्री अब्रॉड। तो देखिए, द रिवोल्यूशनरी वांटेड टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। जो लोग ये आइडिया लेके आए थे, वो इसे